Hello everyone, my name is Rajnikant and today we have Mr. Gaurav Gupta with us. He is the CEO of Indus Capital. So आज हम लोग कुछ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बात करने वाले हैं. So गौरव, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट. माय प्लेजर. सो मेरा पहला प्रश्न ये है कि आजकल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग स्पेशली पोस्ट कोविड बहुत पॉपुलर हो चुका है. सो इज दिस रियली इम्पोर्टेंट? आपकी क्या राय है इसके बारे में? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल सवाल है रजनी जी. तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट वर्ड इतना पॉपुलर हुआ क्यों. तो जैसा आपने सुना होगा कि इंडिया इज नोन फॉर सेवर्स. ओके. तो भारतीय लोग सेविंग में बहुत अच्छे हैं. वो क्यों हुआ है कि अगर आप अपना ही एग्जाम्पल लें या मेरा एग्जाम्पल लें तो हमारे जो पिताजी हैं उनके पिताजी यानी कि हमने परदादाजी के टाइम से या उनसे पहले के टाइम से देखा आया है कि हमारे जब परदादाजी कमाते थे तो घर में जो उनके ऊपर डिपेंड लोग थे वो 9 लोग थे और 10 लोगों में से सिर्फ वो एक अकेले कमाने वाले थे एंड 9 लोग उनके ऊपर डिपेंड हुआ करते थे. तो जब दादाजी बाहर जॉब करने जाते थे और 10 रुपए महीना कमाते थे तो वो कोशिश करते थे कि 9 रुपए बचा कर वो घर भेज दे ताकि बाकी लोगों का पालन पोषण हो पाए. हमारी दादी जी उस 9 रुपए में से भी कुछ ना कुछ करके 1 या 2 रुपए को आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में, बेड के गद्दे के नीचे कहीं ना कहीं छुपाकर सेव करती थी. वो परदादी जी के टाइम से हमारी दादी जी ने सीखा, दादी जी के टाइम से हमारी माता श्री ने सीखा, माता जी से हमने सीखा और वो चलता आ रहा है. इस रीजन से इंडिया में सेविंग होना शुरू हुआ. नाउ इस दौरान हमने ये तो चीज सीखी लेकिन हम एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना मिस कर गए. अब मैं आपको उसी टाइम पीरियड में लेके जाता हूं. उस समय पर जब कमाई होती थी तो जिस करेंसी में हम कमाया करते थे वो करेंसी का जो धातु था वो कुछ ना कुछ धातु की होती थी. इनफैक्ट एक टाइम पर तो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के में कमाई होती थी. आप सोचिए, दादाजी ने 10 रुपए कमाए, 9 रुपए भेजे, उसमें से 1 रुपया दादी जी ने बचा के रखा था. और अगर आज वो 1 रुपए का सिक्का आपको मिल जाए तो उसकी वैल्यू 1 रुपए की नहीं है. इनफैक्ट उस समय के 1 रुपए के सोने के सिक्के की वैल्यू आज 3 लाख रुपए से ज्यादा की है. तो आपकी जो करेंसी एक धातु में थी, गोल्ड में, सिल्वर में, पीतल में, कुछ और में थी, वो आज वो कन्वर्ट हो गई है कागज के नोट में. और कागज के नोट का ऐसा है कि किसी दिन भी रात के 8 बजे के बाद वो कागज के नोट की वैल्यू 0 हो सकती है. जैसा कि हमने 2018 में देखा कि आज घर में अगर आपको पुरानी करेंसी मिल जाए तो आपको सबसे ज्यादा दुख होता है. तो वो जो करेंसी थी वो चेंज हो गई. दूसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ, मेरे पास इंडिया का ऑथेंटिक डेटा तो नहीं है लेकिन यूएस का डेटा है. तो यूएस में 1775 से लेकर 1935 तक किसी भी तरह की महंगाई नहीं थी. इसका मतलब क्या है कि चीजों के भाव बढ़ते थे और घट जाते थे, बढ़ते थे और घट जाते थे. तो कहीं ना कहीं महंगाई नहीं थी. लेकिन 1935 के बाद ये महंगाई नामक एक चूहा हमारी सेविंग्स को कुतरने लग गया. एक ये जो महंगाई नामक चूहा हमारी लाइफ में आया है, इसने हमारी सेविंग्स को कहीं ना कहीं कम कर दिया है, जिसके कारण से रूपी की वैल्यू घटती जा रही है. तो इस दौरान एक तो हमारी करेंसी चेंज हो गई, दूसरा हमारा इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, महंगाई बढ़ गई. और तीसरा एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो है हमारे लाइफस्टाइल का बदलाव, जो हमारी लाइफ में कभी था ही नहीं. अभी लाइफस्टाइल का बदलाव आ गया है. अभी इन सब चीजों को पूरा करने के लिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना जरूरी है जहां पर आप महंगाई को बीट कर पाए. अब महंगाई को अगर आप बीट करना है तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. उन बिजनेसेस में जो आपको 6-7% जो कि हमारी एवरेज महंगाई है उससे ज्यादा रिटर्न आपको बना के दे. इसलिए पिछले कुछ समय में जब से हमें यह समझ में आया है, इन्वेस्टमेंट वर्ड काफी पॉपुलर हो गया है. जी हाँ, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इसलिए आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है क्योंकि अभी काफी लोगों को समझ में आ गया है कि अगर आपने इन्फ्लेशन बीट नहीं करी तो आज के 100 रुपए की वैल्यू आने वाले टाइम में 10 रुपए रह जाएगी. दैट्स गुड टू नो. मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं?
ओके, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब जैसे ही हमने पहला देखा कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, और जब हम स्टॉक मार्केट की या म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही हम ट्रेडिंग की साइड आकर्षित हो जाते हैं। तो देखिए, मैं इसमें वर्ल्ड के सबसे रिनोन्ड ट्रेडर का और वर्ल्ड के सबसे रिनोन्ड इन्वेस्टर का एग्जांपल लेना चाहूंगा। ओके। तो वर्ल्ड के जो रिनोन्ड और बहुत फेमस ट्रेडर थे, उनका नाम था मिस्टर जैसे लिवरमोरे। एंड आई एम श्योर इन्वेस्टर का नाम तो आप सब जानते ही होंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हैं, वो है वॉरेन बफे जी। तो वॉरेन बफे जी ने इतने समय से बाय एंड होल्ड का स्ट्रेटेजी रखा और बहुत कम पोर्टफोलियो को मूवमेंट करी, वेयर एज जैसे लिवरमोरे वाज वेरी फेमस फॉर हिज शॉर्ट पोजीशनिंग। एंड उनके इतने बड़े बड़े किस्से हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा शॉर्ट पोजीशनिंग किया और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। जैसा कि उन्होंने 1906 में सैन फ्रांसिस्को में जब अर्थक्वेक आया, उससे पहले अपना शॉर्ट पोजीशन किया था, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिशियल उनके लिए रहा। दूसरा उनका सबसे बड़ा फेमस शॉर्ट पोजीशन था जब वॉल स्ट्रीट में 1929 में क्रैश आया था। उन्होंने उससे पहले ही शॉर्ट पोजीशन ले लिया था। वो इतने स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड नॉलेजेबल पर्सन थे कि वो क्रैश आने से पहले ही शॉर्ट पोजीशन ले लेते थे। एट द एंड ऑफ द डे उनको सुइसाइड करना पड़ा विद ए गन। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनकी पोजीशन सब अच्छी गई, उनके कॉल सब अच्छे गए, दैट हैज एनहांस्ड द कॉन्फिडेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने लेवरेज लिया एंड उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। इतना भारी नुकसान हुआ कि वो उसकी भरपाई नहीं कर पाए और फाइनली उन्होंने सुइसाइड किया। वेयर एज जिनकी स्पीड थोड़ी कम थी, जो कि मिस्टर वॉरेन बफे थे, ही इज ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इन्होंने इस टाइम पीरियड में 1965 से लेकर 2014 तक लगातार लगभग 21% का CAGR बनाया। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर ग्रेट इन देयर ऑन फील्ड। तो नाउ यू कैन डिसाइड वेदर यू शुड डू ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ओके, मेरा अगला सवाल यह है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन के बारे में क्या व्यूज है? डाइवर्सिफिकेशन से अगर मैं सिंपल मतलब समझाने की कोशिश करूं तो डाइवर्सिफिकेशन इज जस्ट लाइक योर फूड प्लेट। जो आपकी थाली रहती है खाने की, उसमें कुछ पोर्शन दाल रहता है, कुछ पोर्शन राइस रहते हैं, चपाती रहती है, अचार रहता है, डेजर्ट रहते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अचार की जगह रोटी हो जाए और रोटी की जगह अचार हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि रोटी का पोर्शन बहुत कम हो जाएगा और अचार का पोर्शन बहुत बढ़ जाएगा। Right. तो जितना रोटी का पोर्शन है उतना रोटी का पोर्शन ही रहना चाहिए। तो दिस इज ए बैलेंस डाइट। जैसे अपनी हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत है, वैसे ही अपने पोर्टफोलियो के लिए डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। अब इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जनरली हम लोगों के पास दो एसेट क्लास में बहुत हैवी रहते हैं। पहला, या तो हमारे घर में गोल्ड बहुत ज्यादा होता है, या लगभग रियल एस्टेट में तो हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो रियल एस्टेट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन बैलेंस थाली रखने के लिए आपको रोटी को रोटी का पोर्शन देना चाहिए और दाल को दाल का पोर्शन देना चाहिए। अब मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। हमने इस चीज को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल सर्वे किया, जहां पर हमारे ही एक क्लाइंट हैं जो पुणे की बेस्ट लोकेशन पे रहते हैं। ओके। एंड हमने वो बेस्ट लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करी कि पुणे में पिछले 15 सालों में पुणे की किस लोकेशन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं, फ्लैट्स के प्राइसेस बढ़े हैं। तो काफी रिसर्च करने के बाद हमें लगा कि काफी हद तक बानेर की साइड, औंध की साइड काफी प्राइसेस बढ़े हैं। तो हमारे ही एक इन्वेस्टर औंध में रहते हैं, बावधान एरिया में रहते हैं। तो हमने उनको कॉल किया और वहां के पुराने प्राइसेस को चेक किया। तो अब मैं वो आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने 2009 में 2 BHK का फ्लैट लिया था बावधान एरिया में। ओके। उसका प्राइस था 35 लाख रुपीस। ओके। नाउ अगर वही 35 लाख रुपीस 2009 में कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता, तो आज कितने का और किस तरीके का एक्सपीरियंस दोनों इन्वेस्टर्स को रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जब 35 लाख रुपए का फ्लैट लिया, हमने ये माना कि पहले दिन से उन्होंने वो फ्लैट रेंट पे दे दिया, बिकॉज उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। ओके। और जब जिस दिन उन्होंने रेंट दिया, उससे लेकर अब तक उनका कभी भी फ्लैट खाली नहीं रहा।
लगातार जिन्होंने रेंट पे रहे हैं वो ही लगातार रहते रहे। ओके। उस समय पर रेंट था 10,000 रुपए महीना। हमने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए का SWP कर दिया। यस, आप म्यूचुअल फंड को भी रेंट की तरह यूज कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में SWP लगाकर यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगाकर हर महीने एक रेंटल इनकम या एक इनकम ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से। तो हमने एग्जांपल लिया कि उधर रेंट 10,000 रुपए का आ रहा है, इधर क्लाइंट ने SWP 10,000 रुपए महीने का लगाया और हर साल उनको 10% का इंक्रीमेंट भी मिला। जैसा कि मैंने बताया वो क्लाइंट की किस्मत बहुत अच्छी है, तो हर साल आज तक लगातार 15 साल में हर साल 10% का रेंटल इंक्रीमेंट हुआ। तो आज 15 साल के बाद उनको फ्लैट से टोटल रेंट आ गया 37 लाख रुपीस। और इधर क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने फिक्स 10,000 रुपीस का SWP लगाया था, तो म्यूचुअल फंड में भी उनको 37 लाख रुपए का पे आउट आ गया। 35 लाख रुपए का फ्लैट लिया था और 37 लाख रुपीस उनको वापस आ गए। म्यूचुअल फंड में भी 35 लाख रुपीस लगाए थे और उनको 37 लाख रुपीस आ गए। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आज का फ्लैट का वैल्यू और म्यूचुअल फंड में कॉर्पस कितना है। तो आज उस एरिया में उनके फ्लैट का वैल्यू है लगभग 1.27 करोड़ रुपीस एंड म्यूचुअल फंड में जो कॉर्पस है वो है 3.4 करोड़ रुपीस। वाओ। Whereas they got rent in both the instrument, but the differential is huge. अगर हम इसको CAGR में कन्वर्ट करते हैं तो रियल एस्टेट में he got somewhere around 8.97% CAGR and in mutual fund he got 15.4% CAGR. तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है। रियल एस्टेट इज ऑल्सो गुड, म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो गुड, गोल्ड इज ऑल्सो गुड, तो आपका थोड़ा थोड़ा एसेट क्लास सब में होना चाहिए। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। मेरा अगला सवाल है कि बहुत लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, तो टाइमिंग द मार्केट के बारे में आपके क्या व्यूज है? अगेन बहुत क्रिटिकल सवाल। और आज की मार्केट में जब भी मार्केट थोड़ा फॉल होता है तब ये सवाल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। चलिए मैं इसको एक स्टडी के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये स्टडी मैंने नहीं करी है, अगेन ये स्टडी मिस्टर पीटर लिंच ने करी है। अगेन जो अपने टाइम के एक बहुत फेमस इन्वेस्टर रहे हैं, उन्होंने एक फॉरेन स्टॉक मार्केट पे रिसर्च करी थी और जिसके कारण से उन्होंने एक डाटा बनाया। उन्होंने ये स्टडी करी कि अगर 3 इन्वेस्टर्स ने पिछले 30 सालों में लगातार हर साल पैसा लगाया है, लेकिन अलग अलग टाइम पे पैसा लगाया है, तो कितना पैसा बना होगा। चलिए मैं इसको एक स्टडी की तरह समझाने की कोशिश करता हूं। मिस्टर पीटर लिंच जो एक फेमस इन्वेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने 3 लोगों पर रिसर्च किया, जिनमें से एक सबसे ज्यादा लकी थे, जिनका नाम मिस्टर लकी था। ओके। एक मिस्टर अनलकीएस्ट पर्सन थे, जिनकी किस्मत हमेशा ही खराब रहती थी, और एक थे मिस्टर कंसिस्टेंट, जो डिसाइड करते थे बस वो ही करते थे। तो मिस्टर लकी वो थे जिस साल में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो साल का सबसे लोएस्ट और चीपेस्ट डे हुआ करता था। मिस्टर अनलकी वो थे कि वो जिस दिन इन्वेस्ट करते थे वो उस साल का सबसे महंगा या कॉस्टली डे हुआ करता था। और मिस्टर कंसिस्टेंट अपने वाइफ के बर्थडे पे इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वाइफ के बर्थडे से बेस्ट डे कभी नहीं हो सकता। Okay. चलिए रिजल्ट देखते हैं। तीनों इन्वेस्टर ने हर साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जो कि 30 सालों तक किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों का ही 30 लाख रुपीस हो गया। तो मिस्टर लकी पर्सन जो कि हमेशा चीपेस्ट डे पे इन्वेस्ट करते थे, उनका CAGR रिटर्न बना 11.7%। एंड अभी आप में क्यूरियोसिटी होगा कि जो मिस्टर अनलकी थे, जो साल के सबसे महंगे दिन पे पैसा लगाते थे, तो उनका रिटर्न तो बहुत बड़ा डिफरेंशियल होगा। एनी गेस? आप गेस करना चाहोगे कि मिस्टर अनलकी का रिटर्न, जो कि हर साल खराब टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते थे, तो कितना बड़ा डिफरेंशियल हुआ होगा? 4-5% का। हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब पीटर लिंच जी की स्टडी देखी तो जो मिस्टर अनलकी थे उन्होंने 10.6% का CAGR रिटर्न बनाया। The only difference was 1.1%, although 1.1% is also big, बट आप कभी भी ना ही लकीस्ट डे पे जा सकते हो और ना ही अनलकीस्ट डे पे जा सकते हो। मुझे लगता है वाइफ के बर्थडे पे इन्वेस्ट करना इज द मोस्ट लकीस्ट डे। तो मिस्टर कंसिस्टेंट जी का रिटर्न जो बना वो बना 11% का। यस,
he has earned only 0.6% lesser than the most luckiest person available in the world. तो मुझे लगता है कि हर समय अच्छा है, सिर्फ आपका टाइम होराइजन चेंज हो जाता है। कई बार आप बहुत एक्सपेंसिव मार्केट में एंटर करते हो तो प्रोबेबली आपको 5 साल की जगह रिटर्न कमाने में 7 साल लगते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको रिटर्न बन जाता है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, कई बार इन्वेस्टर को लगता है कि इस समय पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या आज से 6 महीने पहले हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। तो अभी एक एग्जांपल के तौर पे ही हम इसको समझ सकते हैं। सपोज करिए किसी इन्वेस्टर ने 1 मार्च 2017 को इन्वेस्ट किया होता, उस समय पर जो सेंसेक्स का लेवल था वो लगभग 29,600 के आसपास था। अगर उन्होंने 1 मार्च 2022 तक इन्वेस्टेड रहते बिना कुछ चेंज करे तो उनका रिटर्न बनता 15% CAGR। तो कैसा लग रहा है आपको 5 साल में 15% का रिटर्न बनाकर? बहुत अच्छा है। अब इस अच्छे के पीछे की मैं रियल स्टोरी बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आज हम बात करते हैं कि 5 साल में कितना रिटर्न बना तो सुन के अच्छा लगता है, लेकिन वो 5 साल की जर्नी कैसे रही वो हो सकता है बहुत डिफिकल्ट रही हो। चलिए आपकी जर्नी शुरू करते हैं। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट करी 2017 में, उसके 3 सालों के बाद, लगभग 2 साल 9 महीने के बाद का जो सेंसेक्स का लेवल था उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न बना 13% का। तो लगभग 2 साल 9 महीने के बाद का जो आपका रिटर्न था वो 13% था। और ये सुनकर आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जस्ट आपने अगर 2 महीने और इन्वेस्टेड रहते तो वही रिटर्न जो 13% का था वो आपका 0 हो गया। यानी कि अगर आपने मार्च 2017 में इन्वेस्ट किया होता और आप मार्च 2020 तक इन्वेस्टेड रहते, जो कि कोविड का समय था, तो जितना आपने 13% का रिटर्न बनाया था वो रिटर्न 0 हो गया। ओके। ऐसे समय में इन्वेस्टर वही सोचता है, या तो मुझे 6 महीने पहले प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, या एटलीस्ट आज अभी मेरा जितना पैसा बचा है, बचा तो नहीं है लेकिन प्रिंसिपल तो बचा है, Correct. तो क्यों ना मैं अपने कम से कम मूल को, प्रिंसिपल को तो बचा लूं। Correct. तो बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक में आके इस समय पर मूल को ही बचाने के लिए मार्केट से बाहर आ जाते हैं और वो परमानेंट लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स सिर्फ पेशेंस रखते हैं और थोड़ा समय को और जाने देते हैं, तो उसी इन्वेस्टर ने, जैसा कि मैंने बताया कि 15% रिटर्न कमाया, तो मार्च 2020 के बाद से लेकर मार्च 2022 तो यानी कि नेक्स्ट 2 इयर्स में आपने बनाया 44% का CAGR। तो मतलब 3 साल का 0 रिटर्न और 5 साल का 15% CAGR। यस। ओके। अब आप ये सोचेंगे कि क्यों ना मैं मार्च 2020 में इन्वेस्ट करता और मार्च 2022 में एग्जिट करता। जी यस, अगर आप उतना कैपेबल है करने के लिए तो आपने 44% का 2 साल का रिटर्न बनाया होता। लेकिन मैं अभी तक किसी भी ऐसे इन्वेस्टर से नहीं मिला हूं जिन्होंने लगातार मार्केट में इस तरह की टाइमिंग कर पाए हैं। लेकिन 15% कमाने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पेशेंस किया है। ये समय भी कुछ इसी तरह से है। द राइट स्ट्रेटेजी और बेस्ट स्ट्रेटेजी इन मार्केट्स इज बाय ऑन डिप्स। देखिए, आज की डेट में आगे मार्केट कितना गिरने वाला है वो किसी को नहीं पता है, बट एक चीज श्योर है, आपको ये पता है कि आज मार्केट लगभग 15 से 20% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो अगर आप इसी टाइम पीरियड में खरीदते रहते, हो सकता है आपके पास उतना अमाउंट नहीं होता जितना अमाउंट आपने शुरू में लगाया था, लेकिन अगर आपके पास उसका 5%, 6%, 10% अमाउंट भी है और आप हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा ऐड कर रहे हैं, तो यही रिटर्न जो 15% आपने कमाई थी वो बढ़कर 16%, 17% या 18% हो सकती थी। तो दैट्स व्हाई आई थिंक स्टे इन्वेस्टेड एंड बाइंग ऑन डिप्स इज द राइट स्ट्रेटेजी इन द मार्केट। थैंक यू। थैंक यू गौरव जी, आपने बहुत अच्छी तरह से ये बेसिक इन्वेस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो एक्सप्लेन किए। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।